हेलो एवरीवन, पीसीएस प्रबोध ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। पीसीएस प्रबोध की तरफ से ये फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसमें हम GS1 GS2 के जितने भी संभावित मुद्दे हैं उन पे चर्चा करेंगे, उनके बारे में क्वेश्चंस देंगे और आपको फीडबैक भी प्रदान करेंगे। और आज इस संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं और GS1 का जो पेपर है उसके सेक्शन 2 पे, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, उस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इस बार मेंस में संभावित हैं और पूछे जा सकते हैं, और किस तरह का अप्रोच आपको रखना चाहिए ताकि इस सेक्शन में आप अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करें। पहली चीज़ तो आज हम ये चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ आज हम ये जो हमने बताया था कि आपको ट्राइबल रिवोल्ट और पीजेंट रिवोल्ट का है, मतलब कि जनजातीय विद्रोह और किसान विद्रोह के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको लिख करके कब तक सबमिट करना है। और तीसरी चीज़ में जो हमें कॉपीज़ मिली हैं उन पे मैं आपको उन्हीं का आधार उन्हीं को बनाते हुए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको किस तरह से उसमें और इम्प्रूवमेंट लाना है, लोगों ने क्या क्या गलतियाँ की हैं ताकि आप उस तरह की गलती ना करें, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें अच्छे तरीके से लिखी हैं ताकि उनसे आप सीख लें। तो मैं उनकी कॉपी को, जो बेस्ट मुझे 2-3 कॉपीज़ लगेंगी, मैं आपको दिखाती हूँ और उस पर मैं आपको फीडबैक भी उन्हें दूंगी, और उस फीडबैक से आप सभी सीख सकते हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में रियली व्हाट बीपीएससी व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमें बेसिकली आज 3 पार्ट कवर करना है। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर वाला देखते हैं। देखिए, जो इसमें बीपीएससी का अप्रोच है वो ये है कि सबसे पहले जो आपकी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, आप उसके बारे में अपनी अच्छी समझ विकसित कर लें। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और नेपाल का क्या रिलेशन है, उनके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, चाइना का क्या एंगल उसमें आता है। तो कोई भी आप टॉपिक पढ़िए ना, तो उसको पूरे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलेंगे तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, प्रश्न किसी भी तरह से घुमा करके पूछा जाए। तो आपको करना क्या है कि जो पहला आपको जो टॉपिक तैयार करना है वो ये करना है कि इंडिया के नेबरहुड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका इंडिया के साथ में कैसा संबंध चल रहा है, क्या कुछ नए एग्रीमेंट साइन हुए हैं या फिर उनके साथ अभी कुछ परेशानियां चल रही हैं, जैसे म्यांमार में कूप हुआ था तो इंडिया का उस पर क्या स्टैंड रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को आप जो है पहले तैयार कर लीजिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंस आप दीजिए नेबरहुड वाले को। तो जिसमें आप नेपाल के साथ इंडिया का रिलेशन, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका क्राइसिस हुई थी अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इंडिया ने क्या रोल प्ले किया है, इंडिया उस क्राइसिस से क्या सीख सकता है, और पाकिस्तान के साथ में हमारा संबंध, चाइना, अफगानिस्तान, चूंकि अभी यूएसए ने वहाँ से विड्रॉ किया, अब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, तो उसके साथ में इंडिया किस तरह से अपने हितों को साधने के लिए कदम बढ़ा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, प्लस चाइना का भी एंगल डाल करके देख लीजिए कि चूंकि चाइना हमारे बांग्लादेश में बहुत सारे डेवलपमेंट ला रहा है, म्यांमार में ला रहा है, तो वो किस तरह से हमें घेर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, ये सारी चीज़ों पर आप एक होलिस्टिक अप्रोच रखिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है वो ये है कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें बीपीएससी पसंद करता है पूछना। जैसे आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया और यूएसए की जब टसल हुई थी तो उस टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिलहाल अभी जो बहुत संभावित है वो ये है कि रशिया और यूक्रेन वॉर पे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो एक मतलब पूरा एंगल, ऐसा नहीं है कि सीधे से आपसे पूछ लीजिए कि एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट ऑन इंडिया एंड दिस। आपको रशिया यूक्रेन से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, विश्व में आगे चल के इसके दूरगामी क्या प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, ग्लोबल ऑर्डर में किस तरह का परिवर्तन हुआ, तो इस तरह की सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो रशिया यूक्रेन वॉर का आप एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के किसी भी टॉपिक को पढ़िए। दूसरा है कि क्वाड है, तो क्वाड का भी इनिशिएटिव शुरू किया गया और चाइना किस तरह से उसको इंटरप्रेट करता है, और श्रीलंका क्राइसिस मैंने जैसे आपको बताया ही कि अभी बहुत न्यूज़ में था, इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस श्रीलंका क्राइसिस और यूक्रेन वॉर से रिलेटेड पूछा गया। मुझसे खुद ही पूछा गया था कि आप यूक्रेन की 3-4 सिटीज़ के नाम बताओ जिस पर रशिया ने अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हॉट टॉपिक्स है और बीपीएससी दे लव टू आस्क, जो बिल्कुल अभी रिसेंट में घटनाक्रम हो रहा है। अच्छा, कोविड की चीज़ें अब लगभग ऑलमोस्ट एंड पे हम आ रहे हैं इस महामारी के, तो उसे कैसे इंडिया ने टैकल किया और हमारी इस दौरान जो वी शेप इकोनॉमी रही है आप उसके बारे में चर्चा करिए। तो इस तरह से आप चीज़ों को, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीज़ें हैं आप उनका एक ग्रुप बनाइए, आप उनका एक टॉपिक बनाइए। जैसे अभी
हमने CEPA एग्रीमेंट साइन किया है UAE के साथ में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को आप पहले आप क्या करिए कि आप 10 या 12 महीने की, मेरे ख्याल से अक्टूबर तक सेफ होगा, बिकॉज COP26 भी हुआ था जिसमें मोदी जी गए थे ग्लासगो में। तो आप अक्टूबर से लेकर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना डालिए, जो भी आपको अच्छे इन द सेंस कि इस अप्रोच में फिट होते हों लगे, और अक्टूबर से लेकर के ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर हाफ तक का टॉपिक आप पूरे बना लीजिए। और इसके बाद फिर उन पे विजन IAS है, राव है, जो भी आपको लगे आप उस टॉपिक के बारे में गूगल करिए, पढ़िए, मैगजीन से पढ़िए और अपने नोट्स खुद बनाइए। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो BPSC दे लव टू आस्क इज दिस, रिपोर्ट अगर कुछ नहीं आई हो, कुछ ग्रुपिंग्स हैं जैसे G20 है, भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कुछ समिट्स हुई हो जैसे ब्रिक्स की है और SCO का है, शंघाई कोऑपरेशन वाला, तो ये सारी चीज़ें इनका थर्ड पॉइंट हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है कि जो ग्रुपिंग्स हैं, कोई रिपोर्ट आई है या फिर कोई सबमिट हुई है, तो आसियान है, क्वाड है, ब्रिक्स है, सार्क है, I2U2 अभी रिसेंट का है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना आप अपनी समझ विकसित करिए और अपने नोट्स खुद के बनाइए। तो इसके बाद में जो और एक सेक्शन आता है जहां से संभावित प्रश्न हो सकते हैं, बिहार गवर्नमेंट की और इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और मैं जोड़ दूं, हो सकता है 5 साल अभी हमारे GST के कंप्लीट हो रहे हैं, हो सकता है इकोनॉमी में पूछे, बट करंट में भी पूछ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपको दूसरा सेक्शन क्या करना है कि जो बिहार गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम्स, फॉर एग्जाम्पल जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, हाँ, वो ये है कि जैसे मिशन कर्मयोगी है, और चूंकि ब्यूरोक्रेट्स के लिए है इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि हमें इसके बारे में जानकारी हो। तो मिशन कर्मयोगी हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, PM गति शक्ति मिशन है, तो PM गति शक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी। और बिहार गवर्नमेंट की जो स्कीम है जल जीवन हरियाली, नीतीश कुमार जी के लिए ये बहुत प्रिय स्कीम है। 7 निश्चय 2 पिछली बार पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी आप तैयार रखिए, अगर वो सीधा प्रश्न ना भी पूछा जाए तो आप जो उसके पॉइंट्स हैं उसे अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करके अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि करंट के लिए आपको किस तरह से अप्रोच करना है, तो पहले तो आप ये काम करिए कि ये जो मैंने आपको अभी 3-4 सब टॉपिक बताए हैं, आप उसके अंतर्गत सारे अपने छोटे जो भी टॉपिक्स आते हो आप उसको तैयार करिए। अच्छा, आज मैं आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे रही हूँ, आप इसके नोट्स बनाइए, और हम लोग नेक्स्ट जब आंसर राइटिंग करेंगे तो इट्स काइंड ऑफ टेस्ट, तो आप उसको दीजिए। तो फिलहाल आज के लिए जो मैं टॉपिक आपको करंट अफेयर का बताने जा रही हूँ वो ये है, आप इसके बारे में नोट्स बना लीजिए, और अभी जब मैं आंसर राइटिंग करंट वाली दूंगी तो मैं इन्हीं में से उठा करके प्रश्न आपको दूंगी, और कोशिश करिए अपनी स्पीड बढ़ाने की। अभी तक मेरे पास जितनी भी कॉपीज आ रही हैं सब 30 से 35 मिनट ले रहे हैं, बहुत नुकसानदायक होगा, आप समझ नहीं रहे हैं, इससे आपके 1 और 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे और आप रेस में तुरंत ही बाहर हो जाएंगे। तो कोशिश करिए लिखने की, अपने हाथ तेज चलाइए। आपको एक क्वेश्चन 18 मिनट में खत्म करना है, मैं पहले वीडियो से ही बोल रही हूँ, 18 मिनट, यू कम डाउन टू द 18 मिनट, यू जस्ट राइट। अच्छा, आज के जो टॉपिक है वो मैं बता देती हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे भी लग रहा है। तो आपको जैसे है कि पिलर्स ऑफ PM गति शक्ति योजना, आप इसको तो बिल्कुल अच्छे से कर लो, हो सकता है इकोनॉमी में या हो सकता है कि करंट वाले GS1 में पूछ ले। पिलर्स ऑफ PM गति शक्ति योजना, रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे आप तैयार करो, इसका कॉजेस क्या है, इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे और ग्लोबल वर्ल्ड पे क्या होगा। और एक सिचुएशनल क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे सोचने के लिए कि अगर आप फॉरेन मिनिस्टर हो तो आप बताओ कि आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कैसे फ्रेम करोगे इन पर्सपेक्टिव ऑफ रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो आप इस तरह से समझो कि आप मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर, और आपको पॉलिसी बनानी है, आपको प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन किया है मोदी जी ने कि भाई बताओ कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो आप बताओ कि आप क्या करोगे। ठीक है, तीसरा हो गया कि श्रीलंका की क्राइसिस और लेसन्स इससे क्या ले सकता है इंडिया इससे क्या सीख सकता है, I2U2 और 5 years ऑफ GST। ठीक है, इसके बाद में इंडिया ने UAE के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA साइन किया है, उसके बारे में चर्चा करिए। कभी कभी BPSC इधर भी हाल के वर्षों में कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जिसके बारे में आपको पास केवल 1 पैराग्राफ का कंटेंट होता है, लेकिन आपको उसे 4 पेज में लिखना है, तो आपको ये स्किल भी डेवलप करनी है। इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पे दिया। इंडिया UAE का जो एग्रीमेंट है वह मुश्किल, उसके पास आपके पास में 1 पैराग्राफ का कंटेंट है, आप देखो इसको कैसे 4 पेज में लिखोगे। अच्छा, आगे चलिए।
अभी चूंकि मोदी जी ने 5G का उद्घाटन किया, 5G इज रोलिंग आउट इन मैनी सिटीज़, तो इससे हमारे जीवन में क्या आमूल चूल परिवर्तन आएगा, ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली है 5G। आप इसका सिग्निफिकेंस बताइए ये क्या होता है एंड हाउ विल इट चेंज योर लाइफ। अच्छा, ये क्वेश्चन तो साइंस सेक्शन के लिए GS2 में इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्या पता कि GS1 में करंट में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसको दोनों पर्सपेक्टिव से तैयार करके रखिए कि एक तो साइंस वाले में आएगा तो उसमें थोड़ा आपको और टेक्निकल डिटेल ज़्यादा डालनी है, लेकिन अगर GS1 में पूछा जाएगा करंट में तो आपको उतनी डिटेल नहीं डालनी है। तो आप दोनों पर्सपेक्टिव से ये वाला 5G वाला क्वेश्चन तैयार करके रखिए। अच्छा, COP15 ऑफ वो जो डिजर्टिफिकेशन पे हुआ था UNCCD का, तो उसको भी आप तैयार करके रखिए। दूसरा है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, सॉरी, तो इस पे भी जरा सा आप अपनी समझ बनाइए, IPEF, और उसको तैयार करिए। मैं थोड़ा डिटेल में दिखा दे रही हूँ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, तो ये चीज़ आप इसके बारे में जानकारी जुटा लीजिए, ये वाला, ओके। और SCO के बारे में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई, मैंने इतने टॉपिक को आपको दे दिए हैं और आप पहले इसके बारे में तैयार कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे और मैं आपको फीडबैक भी देती रहूँगी और बताऊँगी काइंड ऑफ लाइक मॉडल आंसर की आपको कैसे कैसे लिखना है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, मैं यही यूट्यूब पे डिस्कस कर दूंगी, डोंट वरी। एंड ऑल ऑफ यू, नो प्रॉब्लम इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड येट, आप अपने आंसर्स जो PCS प्रबोध ऑल करके ग्रुप है टेलीग्राम पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, आप उस पर भेजिए और मैं उस पर फीडबैक देने की पूरी कोशिश करूँगी और उसमें से जो बेस्ट होगा आंसर, मैं उसी में से कॉपीज़ पिकअप करके आपको अभी दिखाऊंगी कि कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए। अच्छा, ये तो ये बात हुई। हाँ, एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रितिका मैम की GS1 और GS2 की स्ट्रेटेजी दे रही हूँ, जो न्यू कमर्स हैं, प्लीज़ वॉच दिस। इवन मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई जब मैंने उनकी स्ट्रेटेजी देखी और उन्होंने कितनी मेहनत करी है, उनकी रैंक 11 आई है, 11 रैंक लाने के लिए। शी डिजर्व, रियली डिजर्व इट। तो आप उनकी स्ट्रेटेजी एक बार जरूर सुन लो, आप सोते रहो, बैठे रहो, कभी भी घूमते रहो, वॉक करते रहो, यू जस्ट लिसन हर हाउ शी हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर GS1 एंड GS2 और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने आंसर लिखा इतने नंबर पाने के लिए। मैं मार्कशीट उनकी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अच्छा, आगे चलिए। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे जो आज के वीडियो का दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हम लोग मेंस आंसर राइटिंग हिस्ट्री की कर रहे हैं। हमने आर्ट एंड कल्चर कवर कर लिया है। आज हम ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, ट्राइबल मूवमेंट लास्ट ईयर आ चुका है 66th में, रिपीट होने की संभावना कम है। संथाल और मुंडा दोनों पूछा जा चुका है, तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि किसान विद्रोह वाला जो है वो मामला पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी चूंकि रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, इसलिए ऑन सेफर साइड यू शुड प्रिपेयर दैट ट्राइबल थिंग, दैट बिरसा मुंडा एंड संथाल रिवोल्ट। तो इसके बारे में मैंने आपको एक क्वेश्चन ये दिया है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दीजिए, तो मुझे लगता है कि देखिए आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपकी दोनों भाषाओं पे जो पकड़ है वो एक जैसी है, ठीक है। मतलब अगर इंग्लिश में लिखा है तो आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर हिंदी में लिखा है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं बोल भी दे रही हूँ, तो उसको जो इंग्लिश में लिखा है उसे हिंदी में बोल भी दे रही हूँ। तो प्लीज़ जस्ट कोऑपरेट विद अस इन दिस मैटर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बिरसा मुंडा ने ही प्रोवाइड अ न्यू रिलीजियस लीडरशिप टू द ट्राइबल स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, एक्सप्लेन। अब इसमें यह ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या बोला कि जो बिरसा मुंडा हैं उनकी जो रिलीजियस लीडरशिप थी, ठीक है, उसको किस तरह से उन्होंने यूज किया अपने जो स्ट्रगल था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब आगे चलिए। दूसरा क्वेश्चन सीधा सीधा है संथाल रिवोल्ट के कारणों पे और उसके जो परिणाम हुए इस पर आपको प्रकाश डालना है। ओके। तीसरा क्वेश्चन है कि राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन पीजेंट मूवमेंट इन बिहार विद स्पेशल रेफरेंस टू स्वामी सहजानंद। देखिए, शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा। मैं सोच रही हूँ कि वीडियो इस पर भी बना दूँ कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें आपको पकड़ना क्या क्या, उसमें आपको पकड़ना है क्रिटिकल, एक्सप्लेन, एनालाइज और इनका मतलब क्या होता है ये समझ लेना है। जैसे ही मतलब मिला कि आपको क्रिटिकल करना है, मतलब आपको पॉजिटिव निगेटिव बैलेंस्ड वे में होकर के दोनों चीज़ों पे अपना मत रखना है। तो आपको पीजेंट मूवमेंट के बारे में बताना है, लेकिन ध्यान रहे ये क्रिटिसिज्म है, क्रिटिकल है। ओके, पीजेंट मूवमेंट जितने भी हुए हैं बिहार में बताना है, नॉट इन इंडिया। तो ये सारे आप गोल कर लो, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिले आप गोल करके अंडरलाइन कर लो कि ठीक है इसको मुझे क्रिटिसाइज करना है। पीजेंट मूवमेंट है कहाँ, बिहार में, और स्पेशल रेफरेंस किसको देना है, स्वामी सहजानंद को, ठीक है। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन समझ लिया। चौथा क्वेश्चन मैंने डाला है
कंपेयर द फीचर्स ऑफ संथाल एंड मुंडा रिवोल्ट इन डिटेल। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखिए, कोई भी रिवोल्ट होता है तो उसके अपने कुछ नेचर्स और फीचर्स होते हैं। जैसे कि जो बिरसा मुंडा जी का है, तो बिरसा मुंडा ने एक रिलीजियस लीडरशिप, मतलब वो कहते थे कि मैं ठाकुर जी का उनका भेजा हुआ दूत हूँ और आपको आपकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। तो इस तरह का जो उसका जो थोड़ा फीचर और नेचर था ना बिरसा मुंडा रिवोल्ट का, वो अलग था। तो सबसे पहले आप क्या करो कि संथाल और मुंडा जो दोनों रिवोल्ट हुए हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है, आप उसका डिटेल पहले देखो, उसके फीचर्स क्या है। फीचर्स मतलब हिंदी में तो मुझे अभी नहीं ध्यान आ रहा फीचर्स का मतलब, वही उनकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनकी, संथाल और मुंडा की, ठीक है। और इसके बाद आप उन दोनों को कंपेयर करके लिखो और उसे डिटेल में आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आज। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई, 9 को मुझे ये क्वेश्चन कल पोस्ट कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं कर पाया। आप इसे 11 तारीख तक सबमिट करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे 11 अक्टूबर इज द लास्ट डेट टू सबमिट ऑल दिस 4 क्वेश्चंस आप भेजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे लिंक दे दूंगी, डू नॉट वरी अबाउट इट। अच्छा, ट्राइबल रिवोल्ट देखिए आपको लिखना कैसे है। तो ट्राइबल रिवोल्ट जब भी आप पढ़ें, कहीं भी इसका सोर्स तो बिहार की कोई भी स्पेशल बुक ले लीजिए, उसमें मिल जाता है। तो ट्राइबल रिवोल्ट के लिए देखिए आपको इतने सारे पहलू पे ध्यान रखना है। क्या क्या है वो पहलू ये सारी चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो उसका कारण क्या था, तो आप पहले उसके कारण के बारे में चर्चा करिए, उसके कारण के बारे में लिख लीजिए पॉइंट्स, शॉर्ट नोट्स बना करके। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि जैसे था कि दीकुओं को हमारे क्षेत्र से बाहर भगाना है, दीकू मतलब जो आउटसाइडर्स हैं उनको हमें अपने यहाँ से बाहर भगाना है, तो उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। फीचर्स क्या था उनका, जैसे मैंने बताया उदाहरण देकर के, बिरसा मुंडा का जो था वो रिलीजियस लीडरशिप थे, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी थी वो ये थी। तो उसके फीचर्स क्या थे ट्राइबल रिवोल्ट के, वो आप तैयार करो। उसका नेचर कैसा था, क्या वो पैन इंडिया था, या उसमें कितने लोगों का कैसा पार्टिसिपेशन था, और उससे क्या लेसन लिया, उससे आगे आने वाली पीढ़ी ने क्या उससे लेसन मिला। फॉर एग्जांपल संथाल परगना एक्ट बनाया गया, या उससे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पे, तो वही उसके परिणाम भी आप इसमें कह सकते हो कि उसके क्या क्या परिणाम हुए। और उसकी क्या क्या कमजोरियां रहीं, क्या क्या उसमें समस्याएं रहीं, जिसकी वजह से वो अपने डिजायर्ड गोल को नहीं पा पाए, नहीं वो फुलफिल कर पाए। तो इस तरह से आप रिवोल्ट जब पढ़ो तो ये फॉलोइंग दीज आर द टॉपिक्स और हेडिंग्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर लो, ठीक है। मैंने बोला था कि मैं आपको मॉडल आंसर इसी तरह दूंगी ताकि आप देख पाओ और सीख पाओ कैसे लिखना है। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स ये सारी चीज़ें अपने आप करो, मैंने हेडिंग्स बता दी, आप मटेरियल अपने आप जुटाओ और पढ़ो। तो देखो आपको इसमें सबसे पहले ट्राइबल रिवोल्ट का क्या रोल रहा है, ये आप एक हेडिंग बना लो, रोल कर लो। बैकग्राउंड उनका क्या रहा है, बैकग्राउंड एंड कॉजेस क्या रहा है, ये आप करो। फिर इसके बाद में ऐसे हेडिंग डाल के आप बता सकते हो उनकी बिगनिंग कैसी रही, एक्सपेंशन कहाँ कहाँ पे था, एक्सपेंशन में आप मैप ऐड कर दो। सेपरेशन का कैसे रहा, कि जैसे मेजर एडनबरो वो आए थे वहाँ पे आई थिंक संथाल रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, तो उनका सेपरेशन कैसे किया गया, उस तरह के जो कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं वो आप ऐड कर लो। तीसरा वो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, नेचर क्या है, पीपल्स पार्टिसिपेशन रहा, उसकी आइडियोलॉजी क्या रही, लीडरशिप कैसी रही। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप अपना एक शॉर्ट नोट्स इस तरह से करके आप पॉइंट वाइज लिखो। और जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए तो आपको ये सारे जो मैं बता रही हूँ सब भर देना है, नहीं, आप क्वेश्चन जब आए तो पूछ देख लो। हो सकता है कि किसी में केवल नेचर की बात की गई हो, वो मैंने ज़्यादा फोकस किया गया हो कि भाई इसके नेचर की चर्चा करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पाल और मुंडा वाले का फीचर्स जो है आपको उसको कंपेयर करना है, तो फिर आपको इन सारी इतनी राम कथा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। या हो सकता है कि आंसर में पूछा जाए आपसे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस था, केवल आपको सिग्निफिकेंस पे चर्चा करनी है। तो जो प्रश्न पूछा जाए उसी का उत्तर आप सीधे टू द पॉइंट आइए। चलिए, अच्छा, तो ये बातें तो हो गई हमारी दोनों। अब तीसरा सेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कि आंसर राइटिंग वाला और उनका फीडबैक का, ठीक है। तो मुझे जो सबसे अच्छी लगी थी कॉपी, जो बेस्ट इन द सेंस, चूंकि अभी इनका मुझे लग रहा है कि पहला प्रयास है सभी का, लेकिन सभी ने बहुत अच्छा आंसर लिखा। और मैं दिखाती हूँ, मुझे लगता है कि ओके, देखिए और एक चीज़ मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि आपको कैसे नहीं लिखना है। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। यस, बेस्ट वन। तो ये देखिए, अच्छा कुछ लोगों ने क्या किया ना कि फिगर जो बनाया अंबिका जी का है
और मैं इनकी कॉपी आपको दिखाती हूँ। मुझे इनकी कॉपी बहुत अच्छी लगी। आई थिंक द टॉप मोस्ट दैट आई लाइक्ड। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो फिगर्स और चित्र बनाने हैं ना, वो आपको बहुत सिंबॉलिक बनाने हैं। आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप बहुत सुंदर चित्र बना पाए। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था कि बिहार में पाल कला की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करनी है और पाल कला की मूर्ति कला पर विशेष बल दें। ठीक है, तो आइडियल क्या होता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे कोई कोटेशन से किसी चीज़ की शुरुआत करते। तो चूंकि ये एक पैराग्राफ ठीक है आपने बताया है, लेकिन एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं होता है, ये सारी लाइन वो पढ़ पढ़ के बिल्कुल बोर हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे शुरुआत में आप कोई कोट डाल दो पाल कला के बारे में, या रिसेंट का कोई डेवलपमेंट हो, कुछ भी, तो 3-4 लाइन में वो कर दो। और इंट्रोडक्शन में बोलूँगी थोड़ा सा और कम करके 2 से 3 लाइन में, और या 3 से 4 लाइन में, यहाँ से 2-3 लाइनें और हटा दीजिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने देखिए ये अच्छा डायग्राम है, बिल्कुल आपने बना दिया और एग्जामिनर को पता हो गया कि ठीक है पाल कला के बारे में आगे ये चर्चा करने जा रही है। स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है। मात्रा का विशेष ध्यान रखिएगा यदि आप इंग्लिश हिंदी जिस भी मीडियम में लिख रहे हैं। जैसे इन्होंने हिंदू लिख दिया है, आप देखिए मंदिर, ये हिंदू, ये स्पेलिंग गलत है, मतलब मात्रा गलत है, द बड़ी ऊ की होना चाहिए, हिंदू। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से आपको करना है। अच्छा, स्थापत्य कला, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे डिटेल में कर दिया, एग्जाम्पल दे दिया, तो बता दिया कि किसने किसने बनाया भी था। बहुत अच्छी चीज़ है ये। और फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने, देखिए मैं बोलूँगी अंबिका जी, आप मात्राओं का बहुत विशेष ध्यान रखें। सीढ़ियाँ, ये गलत है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ये सी या सही है, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। सीढ़ियाँ, शायद सीढ़ी, सीढ़ियाँ नहीं, ढ़ा में छोटा ही होगा। ठीक है, जब सीढ़ियाँ हैं तो ढ़ा छोटा होगा। अच्छा, तो इन्होंने देखिए पिक्चर बिल्कुल सही ठीक बनाया है, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन आपको नहीं करनी है। चैत्य होगा, इन्होंने दिखा दिया, बिल्कुल सिंबॉलिक जैसा आपको बनाना है। और स्तूप का भी चित्र उन्होंने बहुत बढ़िया बनाया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ चित्र इतने अच्छे बने हैं कि उसको ड्रॉ करने में ही आपका 5 से 6 मिनट चला जाएगा, तो वो मत करिएगा। ठीक है, मंदिर, मूर्तिकला, कांसे का, ठीक है, इन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी। देखिए यहाँ पे फिर आपने मूर्तियां, माँ में बड़ी ऊ की मात्रा होगी, मात्रा का बहुत विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे छोटा ऊ लिखा है और यहाँ पे बड़ा ऊ लिख दिया है, तो प्लीज़ मात्रा जो है वो अपनी अभी से आप ध्यान रखिए, अदरवाइज ये एक तरह से निगेटिव मार्किंग की तरह काम करता है। और इसके बाद में इन्होंने देखिए पांडुलिपियों का उदाहरण भी दे दिया है यहाँ पे, और लेखन, इसका चित्र, एक डायग्राम बना दिया है। अच्छा, ये इतने इन्होंने गोल गोल कर दिए हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है ये वाले आउटर में ना, क्योंकि आपका जो टाइम है वो किल होगा इसमें। ओके, आगे चलिए। इन्होंने एक बिहार का मैप बना करके दिखा दिया है और किस तरह से चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है, और अंत में देखिए कंक्लूड कर दिया है, और कुछ चीज़ें इन्होंने बता दी हैं कि कहाँ कहाँ संग्रहालय में ये सुरक्षित हैं। तो ये एक अच्छा कंक्लूजन कहा जाएगा। दूसरा प्रश्न चलते हैं, हम लोगों ने लिखा था मौर्यकालीन कला का विवरण दें। हाँ, इसमें मैं सबकी मिस्टेक ये बता रही हूँ, मौर्यकालीन कला का विवरण देना है और मौर्य कला पर क्या पर्शियन इफेक्ट, फारसी प्रभाव था, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो मौर्यकालीन कला का विवरण तो आपने बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन देखिए इस प्रश्न के 2 भाग हैं। अब ये समझिएगा कि बीपीएससी अब जो भी प्रश्न पूछती है उसमें 3 से 4 भाग होते हैं, सेक्शंस होते हैं, और हर सेक्शन के अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इस प्रश्न में मैंने पूछा बिहार में मौर्यकालीन कला का विवरण देना और पर्शियन इफेक्ट को दिखाना है, तो मैंने 50-50% यदि मार्क्स डिवाइड कर दिए तो पहला नंबर तो 19 नंबर हो गया मौर्यकालीन कला के विवरण पे, और दूसरा 19 नंबर हो गया फारसी इफेक्ट पे। तो 19 नंबर में तो आपने बहुत अच्छा लिखा, 15 नंबर आपको हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन जो पर्शियन इफेक्ट वाला है वो किसी ने अच्छे से नहीं लिखा, मतलब इट डज नॉट कंटेन 50% ऑफ योर आंसर। लास्ट में सबने जाके एक पैराग्राफ में समेट दिया है, तो उस हिसाब में क्या होगा कि आपने सोचा मुझे, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन आपको कितने नंबर मिलेंगे? आपको मिलेंगे 17 से 18 नंबर, बहुत ज़्यादा अगर मिले तो भी। तो क्यों? क्योंकि आपने सेकंड वाला जो सेक्शन था उससे तो अच्छे से आपने एड्रेस ही नहीं किया। तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं करिएगा। अगर प्रश्न में 3 से 4 भाग हैं तो आप हर भाग को इक्वल करके आप सोच लो कि आपको एक पेज में मौर्यकालीन कला का विवरण देना है और एक पेज में फारसी प्रभाव लिखना है। तो इस तरह से आप चीज़ों को करें। तो इस सबके आंसर में ये गलती मुझे मिली है। तो फिलहाल चलिए, मौर्यकालीन में इन्होंने बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे डिवाइड करके सारी चीज़ें बता दी हैं, और स्कीमेटिक बना के फिर देखिए डायग्राम एक बना के राजभवन पैलेस का दिखा दिया है, जो अशोक कालीन का ये स्तंभ दिखा दिया है, और इसके बाद में इन्होंने ये अगेन स्तूप बना करके चीज़ों को जो भी डिटेल है, एक इन्होंने ये हाथी का जो मिला था धौली उड़ीसा का, उसके बारे में एक फिगर डायग्राम बना करके बता दिया है। बहुत अच्छा प्रयास है इनका। अब देखिए मौर्य कला पे फारसी प्रभाव कितने मैंने इन्होंने खैर फिर भी थोड़ा सा लिखा है, अच्छा लिखा है इन्होंने, इसीलिए मुझे इनकी कॉपी अच्छी लगी थी। अदरवाइज और सारे लोगों ने ना एक ही पैराग्राफ में कर दिया। तो इन्होंने देखिए कि
उल्लेख भी कर दिया है कि एक इतिहासकार का नाम देखें कि डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने लिखा है कि बहुत अंशों में विदेशी संभवतः पर्शिया का परिणाम है। तो ये इसीलिए मैंने बोला कि इनका उत्तर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जहाँ पर भी आप लिखिए, जैसे इन्होंने एक प्रूफ ये डाल दिया डॉक्टर विंसेंट स्मिथ का, तो उसके बारे में फिर जो आपने सेंटेंस यूज किया है, आपके सेंटेंस को एक प्रूफ मिल गया, आपकी बात में वजन आ गया। यदि आप सिंपल लिखते कि ऐसा लगता है कि बहुत अंशों में संभवतः विदेशी या पर्शिया का परिणाम है, बहुत है, तो ये बात उतनी वजनदार नहीं होती। लेकिन आपने चूंकि इतिहासकार के नाम के साथ उल्लेख कर दिया है कि उन्होंने कहा है, तो आपका आंसर बेहतरीन हो गया। चलिए, फिर उन्होंने दिखा दिया है समानता, बहुत अच्छा, मैं यही चाह ही रही थी एक्चुअली कि जो देखिए थोड़ी सी समानता है, थोड़ी सी असमानता है। तो किन्हीं लोगों ने क्या किया कि देयर आर फ्यू सिमिलैरिटीज और ये अंतर है। तो आप ऐसा नहीं लिखो, आप एक कॉलम बना लो, एक तरफ में लिख दो सिमिलैरिटीज समानता और एक तरफ दिखा दो कि क्या असमानता है। तो इस तरह से करके कंपेयर कर दो, तो एग्जामिनर को वो तुरंत दिख जाएगा। तो इसके बाद इन्होंने इसको कंक्लूड कर दिया है। अच्छा, इसके बाद में जो प्रश्न है वो पटना कलम का है, तो इसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। पहले यहाँ पे विशेषताएं बता दी हैं और डायग्राम वगैरह बना करके जो कंटेंट है आपका इस तरह से उन्होंने दिखा दिया है। ठीक है, और एक था फिर इसके बाद में कला एवं संस्कृति के क्रमिक विकास का विश्लेषण करना था बिहार में। इसको भी इन्होंने देखे बहुत अच्छे से करके कि ये कलाएं विकसित हुई हैं, ये चित्रकला है। और इसके बाद में एक थोड़ा सा मुझे बस ये खला, हालांकि इन्होंने मैप बनाया है कहीं ये, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे मंजूषा वगैरह का है या फिर मधुबनी का है, तो थोड़ा सा और डिटेल में कंटेंट ऐड करके, जैसे आप गोसाई और जो उनके अरिपन इन सारी चीज़ों की होती है ना, उन सारे के लिए डाल दें। स्पेशली मधुबनी में जो आर्टिस्ट हैं, आई थिंक कोई एक हैं जो जापान से जिन्हें सम्मानित किया गया, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, तो उन सारी चीज़ों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, स्पेशली करंट वाली जो चीज़ें हैं। पटना कलम के बारे में तो खैर इन्होंने थोड़ा बहुत लिख दिया है, और मध्यकालीन स्थापत्य कला, तो इनका बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन ये चीज़ें अगर आप ऐड कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको दिखा दे रही हूँ, देखिए, इवन दो कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, मगर कैसे नहीं लिखना है, एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। एक कॉपी मुझे मिली थी, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आस्था जी की है जी, देखिए आस्था सिंह जी ने कैसे लिखा है, इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। लेकिन अब देखिए आपका, आप अब पिछली कॉपी से इस कॉपी की तुलना करिए, इन्होंने कंटेंट बहुत अच्छा डाला है, हेडिंग्स वगैरह भी डाली हैं, लेकिन ना ये ऐसा लगता है कि जैसे बस वो लिखती गई हैं। तो इसमें एग्जामिनर को लगेगा अरे क्या लिखा है, मतलब वो पूरे ईच एंड एवरी लाइन दे हैव टू रीड अबाउट इट। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन से थोड़ा बच्चे देखिए, ठीक है, वो जस्ट लाइक अ बुक, मतलब वो कुछ ऐसा पन्ने पलट रहा है, तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मतलब उतना अच्छा मार्किंग आपको नहीं मिल पाएगा। दो कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह से नहीं लिखें, आप चीज़ों को इस तरह से लिखें कि वो एग्जामिनर की आंखों में तुरंत दिख जाए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, एक तो ये हो गया, एक चीज़ और ये हो गई कि कुछ लोगों ने जो आंसर्स लिखे हैं, उन्होंने चित्र इतने अच्छे बना दिए हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है आपको जो है सिम्बॉलिक चित्र बनाने का। हाँ देखिए, ऐसा चित्र बनाइए जो कि आप वहाँ पे रेप्लिकेट कर पाएँ, अदरवाइज ना इट इज़ गोइंग टू किल योर टाइम। तो आप पता चला पहले बार में गए लिखने के लिए और पूरा आधे से ज़्यादा समय आपका लग गया चित्र बनाने में, तो यू शुड नॉट डू दिस। अच्छा देखिए, इन्होंने क्या किया है, मैथिली शरण गुप्त के अनुसार, तो एक अच्छी सी इन्होंने कोटेशन दे करके फिर आंसर की शुरुआत की है। अच्छा शायद ये कॉपी नहीं है, ठीक है, हाँ देखिए जैसे इसमें है, तो इसमें ये सारे जो ब्रिक्स हैं, इसकी लाइन खींचने में टाइम क्यों वेस्ट करना, आप अपना जो भी आपको सिम्बॉलिक या स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है बना करके आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। तो वही मैं इसमें दिखाना चाह रही थी कि ये जो है इन्होंने बनाया है, ठीक है, लेकिन इतना सारा मत कलाकारी नहीं करिए, जस्ट यू ड्रॉ अ सिम्बॉलिक सिंपल पिक्चर टू जस्ट कन्वे योर मैसेज। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए जैसे ये भी ये देखिए, तो इस तरह से आपको शेड वेड कुछ नहीं देना, जस्ट सिंबॉलिक पिक्चर आप बनाइए और अपना आगे चलते चलिए। इसमें भी इन्होंने बहुत सारे ये ब्रिक्स जैसा इन्होंने बनाने की कोशिश की है। डू नॉट डू दिस, ओके, इवन दिस पिक्चर इज गुड इनफ, दे विल अंडरस्टैंड। हाँ, जस्ट जो भी आपके टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे हर्मिका वगैरह है, आपको यहाँ हर्मिका है, EST है, या अंड है, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल दिखाओ। और छत्र है तो इसमें उन्होंने तीनों लिख दिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रिक्स और ये सारे ये है कलाकारी, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा लंबा सेशन हो गया है। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ देख लीजिए, रितिका मैम का है, GS1 और GS2 दोनों की स्ट्रैटेजी है, आपको इससे बहुत आइडिया और हेल्प मिलेगी अच्छा नंबर लाने में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ दोनों का।
चलिए तब, और हम अब मिलेंगे तो 11 तारीख को आप ये ट्राइबल मूवमेंट और किसान मूवमेंट वाला आंसर सबमिट करिए। और मैं कोशिश करती हूँ और कि मैं करंट वाले क्वेश्चंस भी ऐसे ही स्पेसिफिक भी बना करके दे दूँ। हालांकि मैंने अभी आपको टॉपिक दे दिया है, आप उस पर करिए और मैं 1-2 दिन बाद जब मिलूंगी तो मैं उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस आपको दे दूंगी, सो दैट यू प्रैक्टिस देम। और मैं फिर ऐसे ही करके मैं फीडबैक आपको देती रहूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।